हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। आज दोस्तों अपन बात करेंगे मृदा निर्माण की। और मृदा निर्माण की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी एक शायरी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तो सुनो। पुरखों की जायदाद कभी शोहरत नहीं देती, पुरखों की जायदाद कभी शोहरत नहीं देती, जो हमको मिला वो विरासत नहीं देती। जवाब दे भी सकते हैं हम तुम्हारी बदतमीजियों का, जवाब दे भी सकते हैं हम तुम्हारी बदतमीजियों का, तेजीज मेरे घर की इसकी इजाजत नहीं देती। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे मृदा निर्माण की। ठीक है दोस्तों, देखो मृदा निर्माण कितने प्रक्रमों से होता है वो बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे इनके प्रक्रम की प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अपन ने अपक्ष तो कल पढ़ लिया, इसी में एक अपक्ष भी आएगा, तो ध्यान रखना। बात करेंगे अपन मृदा निर्माण की। देखो दोस्तों, मृदा निर्माण में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। अपन कह सकते हैं कि मृदा निर्माण एक अपक्ष या रासायनिक प्रक्रम है। ठीक है दोस्तों, जो पक्ष और रासायनिक प्रक्रम है, अपक्ष के अंदर जो पैतृक पदार्थ होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर कभी न्यू टाइप में पूछ लिया तो पैतृक पदार्थों में रिगोलित कहते हैं, रिगोलित। ठीक है दोस्तों, या रिगोलित। ठीक है, जो पैतृक पदार्थ होते हैं चट्टान के, उन्हें अपन रिगोलित कहते हैं, या चट्टानों के पैतृक पदार्थों को रिगोलित कहते हैं। ये चीज आ गई इसमें। ये होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है जो अपक्ष का, ये मृदा निर्माण का प्रक्रम है। ये दो प्रकार का या दो प्रक्रमों में होके गुजरता है। कौन कौन से प्रक्रम है वो देख लो। कौन कौन से दोस्तों इसमें अपन बात करेंगे, दो होते हैं। एक होता है अपक्ष, अपक्ष एक होता है दोस्तों अपक्ष, और दूसरा इसी का बात करें अपन तो दूसरा पार्ट हो जाएगा इसमें शस्त्रों का विकास, शस्त्रों का विकास। अपक्ष की दोस्तों अपन ने कल बात की थी कि अपक्ष एक विनाशकारी प्रक्रिया है जिसमें चट्टाने होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मृदा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, यही चीज अपन ने कल पढ़ी थी। और वही तीन प्रकार का अपक्ष होते हैं, जैविक, रासायनिक और भौतिक। ठीक है दोस्तों, तो उसमें अपन ने यह भी पढ़ा था कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक चार्ट के फ्लो माध्यम से समझाया भी था तुम्हें। आज अपन बात करेंगे दोस्तों अपक्ष, तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे मृदा विकास, शस्त्रों का विकास कैसे होता है, किस प्रकार होता है और शस्त्र क्या होते हैं, इनके बारे में अपन दोस्तों आज देखेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं दूसरे की। पहला प्रक्रम अपन ने कल पढ़ लिया, आज अपन दूसरा प्रक्रम पढ़ रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो दोस्तों, दूसरा है शस्त्रों का विकास। अब पहली चीज पढ़ते हैं कि शस्त्र क्या होते हैं, शस्त्र के बारे में देख लेते हैं अपन। जब मृदा होती है दोस्तों, मृदा की जब अपन खड़ी काट करेंगे, मृदा की खड़ी काट या ऊर्ध्वाधर काट, मान लो कि वो मृदा है, इसकी ऊर्ध्वाधर काट करेंगे तो इसमें दोस्तों अपन को शस्त्र नजर आते हैं। इस तरह से करके लेयर नजर आती है। ठीक है दोस्तों, इन लेयरों को अपन क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। तो मृदा प्रोफाइल की खड़ी काट करने पे जो अपन को लेयर नजर आएगी अलग अलग कलर की, उनको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, मृदा शस्त्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो शस्त्रों का विकास है, इसमें भी थोड़े दो चार नाम आएंगे, उनका आपको ध्यान रखना है। बात करें शस्त्रों का विकास, तो शस्त्रों का विकास किस प्रकार की क्रिया है, तो ध्यान रखना एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, निर्माणकारी, क्योंकि दोस्तों शस्त्रों का विकास होगा, चट्टानें टूटेगी, या जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां तो उनका अपघटन होगा, तो उसमें जो निर्माण होगा वो मृदा का निर्माण होगा। तो ये निर्माणकारी प्रक्रिया है, क्योंकि किसी चीज से टूट के उसका निर्माण हो रहा है, ये निर्माणकारी प्रक्रिया है, निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आवश्यक जिम्मेदार कारक कौन कौन से होते हैं, भौतिक कारक भी होते हैं, रासायनिक कारक भी होते हैं, जैविक कारक भी होते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो निर्माणकारी प्रक्रिया शस्त्रों का निर्माण है वो भौतिक, जैविक व रासायनिक, ये तीनों कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इन तीनों कारकों के द्वारा एक क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया अपने मृदा निर्माण में जो प्रक्रम था, उसके दो प्रक्रमों द्वारा गुजरते हैं। कौन कौन से प्रक्रम है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे
मृदा निर्माण में कौन कौन सी किस प्रकार से होती है? दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, प्राइमरी प्रक्रिया और सेकेंडरी प्रक्रिया, विशिष्ट प्रक्रिया कह सकते हैं अपन, ठीक है। मृदा निर्माण की क्रिया देखेंगे कौन कौन सी क्रिया होती है मृदा निर्माण में, कितने भागों में बांटा गया है मृदा निर्माण की क्रियाओं को, ठीक है। मृदा निर्माण की क्रियाएं, मृदा निर्माण की क्रिया कितनी होती है, कितने भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में अपन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखना मृदा निर्माण की क्रियाओं में हर एक वर्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको शायद यहाँ से 2 या 3 डेफिनेशन फैक्ट है पेपर में देखने को मिलेगी, तो ये चीजें आप साथ साथ नोट करते चलना या स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि तुम्हारे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों अपन बात करें मृदा निर्माण की क्रिया की, तो मृदा निर्माण की क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया। पहली हो जाएगी अपनी प्राथमिक क्रियाएं, फर्स्ट हो जाएगी प्राथमिक क्रिया और दूसरी हो जाएगी दोस्तों सेकेंडरी या द्वितीयक। द्वितीयक या विशिष्ट या गौण क्रिया, ठीक है दोस्तों। द्वितीयक, विशिष्ट या गौण क्रिया, 3 नामों से इनको जान सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएं और सेकेंडरी क्रियाओं में एक एक की डेफिनेशन देखते चलो दोस्तों। इनकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन पहले बात करेंगे प्राइमरी क्रियाएं की, प्राथमिक क्रियाएं की। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं, आप दोस्तों नोट कर लेना। फिर कह रहा हूं 2 या 3 डेफिनेशन आपको यहां से पक्का फैक्ट देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी क्रिया होती है ध्यान रखना। पहली क्रिया आएगी इसके अंदर ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। कौन सी आएगी? ह्यूमिफिकेशन। अब देखो ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन देखते हैं अक्सर आप ह्यूमिफिकेशन में क्या है कि दोस्तों जो पेड़ पौधों की पत्तियां रहेगी या अवशिष्ट, जैसे चारागाह भूमियों के अपशिष्ट चारा होगा, फसलों के अवशेष होगा, उनका दोस्तों क्या है कि अपघटन होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो ध्यान रखना ह्यूमिफिकेशन की डेफिनेशन देखें तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों का अपघटन करके जिस काले भूरे रंग का पदार्थ का निर्माण होता है उसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, यानी ह्यूमस का बनने की क्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें जैविक पदार्थ आएंगे, ठीक है। जैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करना। अब दोस्तों ध्यान रखना, ज्यादातर ये जो ह्यूमिफिकेशन का जो ऊपरी जोन होता है इसको अपन ओ के नाम से भी पुकार सकते हैं, ओ जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जोन भी कह सकते हैं। मृदा शास्त्र में जब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनिक जोन भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक जोन में होती है ह्यूमस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। ह्यूमस का निर्माण, तो आखिर का ध्यान रखना जो ये वाली लहर आपको ज्यादातर जंगली मृदाओं में देखने को मिलेगी, जंगल वाली जो जिसमें जंगल वाली भूमि रहेगी उनमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वन युक्त भूमि में आपको देखने को मिलेगी। वन युक्त भूमियों में, क्योंकि दोस्तों वन युक्त भूमि में पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, जड़ें हो गई, वो टूटती रहेगी और उनका सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन होता रहेगा और ये लहर का निर्माण करेगी जिससे ह्यूमस बनेगी। ये हो गई दोस्तों अपने ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन को दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपको ह्यूमिफिकेशन को पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में कि ह्यूमिफिकेशन जो मृदा निर्माण की क्रिया है वो कौन से में प्राइमरी में आएगी या गौण में आएगी। तो ये भी ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। ह्यूमिफिकेशन के बाद में अपन दोस्तों दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी है। दूसरी देखो दोस्तों ह्यूमिफिकेशन हो गया, ह्यूमिफिकेशन के बाद में निक्षालन। निक्षालन निक्षेपण,
निक्षालन और निक्षेपण। ठीक है दोस्तों। अब निक्षालन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, जैसे मान लो कि दोस्तों मृदा शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, तो उस टाइम में अगर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से क्या होगा कि जैसे प्राइम मृदा शस्त्र का जो A2 जोन रहेगा दोस्तों, उस जोन से क्या है कि कले हो गई या एल्यूमिनियम है, Fe है, इनके ऑक्साइड रहेंगे, वो कहेंगे कि जल के द्वारा घुल के नीचे के शस्त्रों में चले जाएंगे, यानी A2 शस्त्र से निकल के वो जाएंगे किसमें, B2 शस्त्र में चले जाएंगे। इसी क्रिया को अगर वहां से निकल के उस जोन से निकल के जा रहे हैं तो उस क्रिया को तो कहेंगे अपन निक्षालन, और जाके अगर वो B2 शस्त्र में जमा हो रहे तो उसे कहेंगे अपन निक्षेपण। ये दोस्तों जब आप मृदा शस्त्र की अपन जब एक दिन क्लास लगाएंगे स्पेशली होरिजोनों की, उस टाइम अपन इनको बहुत डीपली से देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन आए तो मृदा शस्त्र के A2 जोन या A2 शस्त्र से एल्यूमिनियम हो गया, Fe हो गया, हुमस हो गया, उनका निक्षालन होकर नीचे के शस्त्रों में जाके जमा होने की क्रिया क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। निक्षेपण में ध्यान रखना दोस्तों कि जो जल के द्वारा A2 शस्त्र से घुल के A2 शस्त्र से जो कार्बनिक मैटर या एल्यूमिनियम फिर जो भी जाएंगे, इनके ऑक्साइड जाएंगे, वो जाके अगर B2 जोन में जाके जमा हो रहे तो उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखना दोस्तों, ये बेसिक लगती है, लेकिन अगर आपको जब लिखना होता है तो लिखने में आप बहुत कमजोर हो जाते हो। ध्यान रखना, चीज को समझना और लिखने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। समझने के लिए अपन को एक वर्ड काफी होता है, लेकिन जब चीज को लिखते हैं तो वहां पे अपन को स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ता है। स्मार्ट वर्क की सहायता से जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए और उसके बाद में डेफिनेशन लिखिए, खुद के मन से बनाइए कि हाँ क्या डेफिनेशन हो सकती है, या नहीं कि खुद के मन से बनाना है, ये नहीं कि गीता के बारे में लिखना चाह रहे हो लिख रहे हो बबीता के बारे में, ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि फिर गीता आपके अब नहीं पटेगी, बबीता भी नहीं पटेगी, दोनों चले जाएगी। तो ऐसा ना करेगी, गीता और बबीता दोनों चले जाए ना, जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में लिखो। गीता तो जाएगी जाएगी, बबीता और जाएगी, लिख रहा किसी के बारे में और लिखना किसके बारे में, इसको यही पता नहीं मैं क्या सेट हूँ इसके ना। हाँ, GF VF का ध्यान रखो ना। हाँ दोस्तों, तीसरा देखो, निक्षालन हो गया, निक्षेपण हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करें अपन दोस्तों तो तीसरा था पेडोडर्वेशन। ये दोस्तों हाँ इंपॉर्टेंट कर लेना आप, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा, न्यू टाइप में देखने को मिल जाएगा, डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा, दोनों में एक जगह आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये भी वही है, मैंने कह रहा हूँ स्मार्ट आप समझ एक वर्ड से सकते हो, लिखना आपको होता है कि आप लिखोगे किस हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग जैसे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो उसमें तो अपन को ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के अलावा अदर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें दोस्तों अपन को लिखना होता है, और लिखना ऐसा होता है कि अगले एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। ये नहीं कि अपन एक पेज ही है उसको अपन 3 पेज में रामायण लिखते जा रहे हैं, वैसे अपन को काम नहीं करना है। 2 वर्ड में 2 लाइन में डेफिनेशन पूछे तो 2 लाइन में सीमित करना, हो सकता है 3 हो जाए 4 हो जाए, से ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जो चीज लिखना वो अपन को उसमें जो अपन लिखना चाह रहे हैं वो चीज जरूर इंक्लूड करना होती है, ताकि एग्जामिनर अच्छे अंक दे सके। देखो दोस्तों, पेडोडर्मिस का मतलब होता है कि जो अपना मृदा के जो शस्त्र बनते हैं, विकास होरिजन बनते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि होरिजन आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो जो मृदा निर्माण की प्रोफाइल का विकास होता है, मतलब वो होरिजनों का मिक्सर होना। ठीक है, मिश्रण शस्त्रों का, शस्त्रों का मिश्रण होना, शस्त्रों का मिश्रण होना। ये नहीं कि गीता को भी लिख दे, बबीता को भी लिख दे, आए दोनों हाथ नहीं, वो वाला सिस्टम है ना, इसलिए इसको पेडोडर्मिस कहते हैं। ध्यान रखना, अपन को जिसके बारे में लिखना उसके बारे में लिखना, ध्यान रखना। तो पेडोडर्मिस का मतलब होता है शस्त्रों का मिश्रण होना, मतलब जो मृदा की प्रोफाइल बनेगी उसमें अपन ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शस्त्र कौन सा, इसमें कौन सा शस्त्र कौन सा। आखिर ब्लूई मृदों में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, या मरुस्थलीय स्थान में अपन देख सकते हैं पेडोडर्मिस वहां पे होता है। ये वेपन जैविक कारकों से भी हो सकता है, भौतिक कारकों से भी हो सकता है, रासायनिक कारकों से भी हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यह हो गया अपने प्राइमरी क्रिया। प्राइमरी क्रिया में दोस्तों आपको 3-4 डेफिनेशन है वो रट लेना है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ट्यूशन इनसे अक्सर पूछा जाता है और लोग स्मार्टनेस दिखाते नहीं है और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं रामायण। उस रामायण से नंबर कभी नहीं देगा एग्जामिनर, आपको चीजें फैक्ट लिखो, फैक्ट के नंबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने क्या
प्राइमरी क्रिया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सेकेंडरी की या गौण या विशिष्ट क्रियाएं की। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरी अपन गौण या हो जाएगी विशिष्ट क्रियाएं। गौण या विशिष्ट क्रिया। प्राइमरी क्रिया इंपोर्टेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना जिस चीज के आगे लिए प्राइमरी लग जाए तो प्राइमरी का मतलब होता है कि उसके लिए होना जरूरी होती है। सेकेंडरी के अंदर अपन जो अपन बची उची क्रिया होती है वो याद करते हैं, तो सेकेंडरी के अंदर भी आपको ध्यान रखना ज्यादातर किस्म पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें, इसका पहला हो जाएगा दोस्तों पोडजोलीकरण। वर्ड तो सुना सुना लग रहा है लेकिन पता नहीं होता क्या है ना। हाँ सुना सुना है, अभी पता चल जाएगा क्या होता है, तो ध्यान रखना पोडजोलीकरण। पोडजोलीकरण क्या होता है, पोडजोलीकरण के बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों पोडजोलीकरण में ध्यान रखना जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस वो तो रह जाएगी ऊपर के शस्त्रों में, और जो सेक्स ऑक्साइड हो जाएंगे, सेक्सवर्ती ऑक्साइड है वो नीचे के शस्त्रों में चले जाएंगे। तो मृदा निर्माण की प्रोफाइल का विकास होते समय ह्यूमस का ऊपर के शस्त्रों में रहना तथा सेक्सवर्ती ऑक्साइडों का नीचे के शस्त्रों में जाने की क्रिया पोडजोलीकरण कहलाती है। लिख रहा हूं, डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, देख लेना। मृदा शस्त्रों के विकास या निर्माण के समय ह्यूमस ऊपरी शस्त्रों तथा सेक्सवर्ती है ना, सेक्सवर्ती ऑक्साइड नीचे के शस्त्रों में जाने की क्रिया पोडजोलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन कि मृदा शस्त्र के निर्माण के समय ह्यूमस का ऊपरी शस्त्रों में रहना तथा सेक्सवर्ती ऑक्साइडों का नीचे के शस्त्रों में जाने की क्रिया पोडजोलीकरण कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादातर ये कौन से स्थानों में होती है, तो नम और ठंड या ठंडे व नम जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नम जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, या नम जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। पोडजोलीकरण मृदा शस्त्रों में निर्माण के समय ह्यूमस का नीचे के शस्त्रों में जाना तथा सेक्सवर्ती ऑक्साइडों का नीचे के शस्त्रों में जाने की क्रिया को, ये क्रिया कहाँ होती है, ठंडे और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं कल की क्लास में आपका कमेंट जरूर देखूंगा और क्लास चालू करने से पहले आपका कमेंट देखूंगा और उस कमेंट को सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गई अपनी इसकी पहली या फर्स्ट क्रिया पोडजोलीकरण। दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त साथी है वो भी क्लास का आनंद ले सके। अब दोस्तों अपन दूसरी बात करते हैं इसमें लेटेराइजेशन या लेटेराइजेशन भी कह सकते हैं अपन को इसको, और लेटेराइटीकरण भी कह सकते हैं। लेटेराइटीकरण भी कह सकते हैं, लेटेराइजेशन भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कहो। ठीक है, और मत कहना। देखो दोस्तों लेटराइजेशन में क्या होता है, इसके जस्ट उसका अपोजिट होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमस रहेगी दोस्तों, ह्यूमस सिलिका नीचे के शस्त्रों में चले जाएगा, मतलब सिलिका और ह्यूमस तो नीचे के शस्त्रों में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिलिका
हुमस तो चले जाएंगे नीचे दोस्तों, और उसमें क्या दोस्तों, हुमस रह रही थी ऊपर, सेक्स ऑक्साइड जा रहे थे नीचे, यहाँ पे सिलिका और हुमस जा रही है नीचे, ठीक है, और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड रह रहे हैं ऊपर। आयरन और एल्यूमिनियम, ये रह जाते ऊपर, ठीक, ऊपरी शास्त्रों में रह जाते हैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन आप बना लेना, पहले बनाए उसी तरह से कि मृदा सॉइल प्रोफाइल या सॉइल के विकास में निर्माण के समय सिलिका व हुमस का नीचे जाना तथा आयरन व एल्यूमिनियम ऑक्साइडों का ऊपर के क्षेत्रों में रहने की क्रिया क्या कहलाती है, लेटरीकरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये ध्यान रखना आपको कि ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी चीज ध्यान रखना। ये ज्यादातर क्रिया दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी गर्म व नम जलवायु में। कहाँ देखने को मिलेगी, गर्म व नम जलवायु में। एक दोस्तों यहाँ से चीज निकल के आती है, तो ध्यान रखना, जहां जिस मृदा में आयरन होता है दोस्तों Fe, ठीक है, और Al, आपने पढ़ा होगा कि अम्लीय मृदाओं में कौन से तत्वों की अधिकता रहती है, तो वहां पे आयरन और एल्यूमिनियम जरूर रहता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, लेटेरेटीकरण के द्वारा अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। कौन सी मृदाओं का, अम्लीय मृदाओं का, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, अम्लीय मृदाओं का निर्माण, ठीक है दोस्तों। लेटरेटीकरण में ध्यान रखना, हुमस और सिलिका चले जाते हैं नीचे, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड रह जाते हैं ऊपर। और ये क्रिया कहाँ देखने को मिलेगी, गर्म व नम जलवायु में। इस क्रिया के दौरान बनने वाली मृदा किस प्रकार की रहेगी, अम्लीय मृदा की रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एल्यूमिनियम और आयरन है दोस्तों, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जिस मृदाओं में अम्लीय तत्व के ऑक्साइड पाए जाएंगे, अम्लीय तत्व के ऑक्साइड, मृदा किस प्रकार की रहेगी दोस्तों, अम्लीय प्रकृति की रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपने लेटरीकरण। अब दोस्तों अपन अगले की बात करते हैं, अगला कौन सा अपना, तो है कैल्सीकरण। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ड इजी से है, लेकिन इनमें से आपको डेफिनेशन 100% 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन देखने को मिलेगी, प्लस 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन देखने को मिलेगी। और साथ साथ आपको बड़ा क्वेश्चन अगर उठता है मृदा निर्माण की क्रियाएं समझाइए, तो वहां पर भी आपको सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो तीसरा कौन सा है, कैल्सीकरण। अब कैल्सीकरण, जिसके आगे करण लग जाए ना, ध्यान रखना उस चीजें, उसमें मतलब किसी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जहां कहां पड़ेगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। अब दोस्तों जहां कम वर्षा हो रही है, तो वहां पे क्या होगा कि जो क्षारों की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्षारों की मात्रा बढ़ जाएगी, और क्षारों की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, मतलब अपन स्पष्ट कह सकते हैं इनमें क्षारों की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी क्षारों की मात्रा। डेफिनेशन बनाना है उसी प्रकार से बनाना है कि मृदा होरिजन्स निर्माण के समय कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारों की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण उन मृदाओं को क्या, उन मृदाओं में क्षारों की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण ये क्रिया होती है, उसी क्रिया को कहते हैं कैल्सीकरण। या स्पष्टली कह सकते हैं कि जिन मृदाओं में या जिन होरिजनों में कैल्शियम की मात्रा या कैल्शियम ऑक्साइडों की मात्रा अधिक होगी, कैल्शियम ऑक्साइडों की मात्रा, उस क्रिया को अपन कहते हैं कैल्सीकरण। इसका ही जस्ट एक अपोजिट होगा दोस्तों, डीकैल्सीकरण। अब डीकैल्सीकरण, डी का मतलब होता है हटना, कैल्शियम मतलब वहां से क्षारों की मात्रा हट जाएगी, उससे जाएगा, उसी की डेफिनेशन में जाएगी डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण हो जाएगा कि क्षारों की मात्रा वहां से हटना, वर्षा के द्वारा, जैसे वर्षा होगी तो वहां से क्षार घुल के नीचे चले जाएंगे और अम्ल ऊपर आ जाएंगे, तो उस क्रिया में मृदा कैसे हो जाएगी, अम्लीय। यहाँ पे मृदा बनेगी किस प्रकार की बनेगी, क्षारीय प्रकृति, ठीक है दोस्तों।
ये भी आपको ध्यान रखना है, डिकैल्सीकरण और कैल्सीकरण उतना है नहीं लेकिन ध्यान रखना जरूरी आपको। कैल्सीकरण हो गया, डिकैल्सीकरण है, लेटराइजेशन हो गया आपके और पेडोजलीकरण हो गया। अब पढ़ते हैं अपने दोस्तों सोलनीकरण या सोलीकरण। ठीक है दोस्तों, सोलनीकरण सॉरी ना सोलनीकरण, यही सोलनीकरण आ रहा है, ध्यान रखना। फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पे अपन कहेंगे स्पेशली कैल्शियम की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो आएगा वहां पे क्षारों की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, मतलब मृदा के ऊपर या मृदा के शस्त्रों में क्षारों की मात्रा अधिक पाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सोलनीकरण कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं अपन क्षारों की मात्रा बढ़ना। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना कौन कौन से क्षारों की मात्रा बढ़ेगी। क्षार भी कह सकते हैं अपन को या इनको लवण भी कह सकते हैं। ठीक है, लवण की बात, लवण देख ले, क्षार उसमें देख लेते हैं। ध्यान रखना लवणों की मात्रा बढ़ना, मात्रा बढ़ना। लवण कौन कौन से वो बता रहा हूँ मैं, एक जैसे NaCl हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। ठीक है, एक हो जाएगा Na2SO4 जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इन लवणों की मात्रा बढ़ जाएगी। इन लवणों की मात्रा बढ़ने के कारण मृदा में लवणीय प्रकृति हो जाएगी, यानी मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सोलनीकरण। और कौन कौन से लवण है, एग्जाम्पल आपको याद रखना दोस्तों, मैंने पहले भी एक क्लास में कहा था कि अगर आप डेफिनेशन आधी अधूरी लिखो तो उसका एग्जाम्पल लिखो ताकि एग्जामिनर आपके नंबर काट ना सके। क्योंकि दोस्तों रंडवे के कुछ नहीं होता, शादी करने के बाद अगर लुगाई मिल जाए, वैसे ही उदाहरण ध्यान रखना। उदाहरण अगर आप जिस चीज की लिख रहे हो उसका उदाहरण दे दो तो अगले का प्रूफ है कि हाँ छोरे को रंडवा नहीं है। अगर आप उदाहरण नहीं लिखते हो तो यह वो फैक्ट कहेगा कि अभी तक रंडवा है, क्योंकि आपने आप सबूत नहीं दिखाया, मेरी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया अगले को कि इसमें ये होता है। ठीक है, सोलनीकरण के बाद में दोस्तों अपन एक और देखते हैं, गलाईकरण। गलाईकरण, ये दोस्तों आपको ज्यादातर ये समस्या देखने को मिलेगी खराब जल निकास वाली मृदाओं में। कहाँ पे देखने को मिलेगी, खराब जल निकास वाली मृदाओं में। जल निकास वाली मृदाओं में देखने को मिलेगी। खराब जल निकास वाली मृदाओं में देखने को मिलेगी। और जो होरिचस रहेंगे दोस्तों वो भूरे रंग के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, भूरे रंग के। जो शस्त्र रहेंगे किस प्रकार के हो जाएंगे, भूरे रंग के। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के हो जाएंगे, भूरे रंग के हो जाएंगे। जो कैसे रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, भूरे रंग के हो जाएंगे। गलाईकरण का मतलब होता है कि जिन मृदाओं में जल निकास अच्छा नहीं होता उनमें क्या होता है कि जो जल निकास जल भरा रहने की वजह से जल ऊपर रहता है और नीचे के शस्त्र होते क्या होते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ऊपर मिलेंगे नहीं और कार्बनिक पदार्थ जैसे ही नहीं मिलेंगे तो हुमस तो होती है वो नहीं मिलने के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलाईकरण ये हो जाएगी जो खराब जल निकास को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, किसको दर्शाती है, खराब जल निकास को। ये दोस्तों अपन ने आज बात की है मृदा निर्माण की क्रियाओं की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, थैंक यू।